देश चाहता है कि भाई उसका जैसे और देशों को अपने देश के झंडे को देख के जोश आता है, उस तरह से हमारा भी एक देश का झंडा होना चाहिए जिसको देख के हम उसके लिए हम जिए मरे, उसकी इज्जत के लिए हम उसके लिए अपने आप को निछावर करें, है ना। ये सब हमने देखा था। तो गांधी जी ने बोला, फिर हमने देखा था कि कैसे एक देश के झंडे के लिए लोग, हमारे ये बड़ा एक गौरव का दिन था जिस दिन हमने हमारी सेना लाहौर में जाके अपना झंडा एक थाने में फहरा के आई। फिर हमने देखा था कि कुछ इतिहास में इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई झंडा नहीं होता था, पर जो शील्ड होती थी इसमें ये जो ढालें होती थी वो एक पहचान होती थी कि हम इस सेक्शन को बिलोंग करते हैं, हम इस सेना के लोग हैं। और फिर शुरुआत में ऐसे हुआ। फिर उसके बाद भालों के ऊपर कुछ रंग के कपड़े या लेदर का कुछ टुकड़ा टांगने लगे जिससे कि दूर से लोग देख सके कि हमारा लीडर कहाँ है या हमारी सेना कहाँ है। और फिर ये एक तरह से कुछ पहचान शुरू में ऐसी थी कि झंडे तो थे नहीं, इसमें झंडे दिख रहे हैं आपको पर ये झंडे नहीं हुआ करते थे। जैसे कि ये कोलंबस जो है जब अमेरिका में पहुंचा तो वो अपनी क्रॉस वहां लेके गया एक पहचान के लिए, भाई हम यहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे आज पहुंच चुके हैं। उसके बाद जैसे उसी तरह से हमने देखा था कि वास्को डी गामा जब इंडिया में आया, ये जगह जो हमने देखी थी कालीकट कप्पड़ एक जगह है वहां पे, 18वीं सेंचुरी के से पहले पहला झंडा जो था 18वीं शताब्दी के बाद से शुरू हुआ, ऐसा इतिहास बताता है। पर हमारे देश में या उस दुनिया में उससे पहले वैक्सीलॉइड्स, इस तरह के लकड़ी के या लेदर के या मेटल के ये होते थे झंडों की जगह। झंडे नहीं होते थे पर ये होते थे। और फिर उसके बाद इसका प्रयोग हमने देखा, ये सबसे पहला मिस्र में देखते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं वैक्सीलॉइड लेके जा रहे हैं। और उसके बाद ये ढालों का प्रयोग आप देख रहे हैं, ढाल से पता चलता था कि हम इस ग्रुप के लोग हैं। या लेदर का एक ऐसा होता था, उसको देखते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने भी इन वैक्सीलॉइड्स का प्रयोग किया। फिर हमने चाइना में देखा था किस तरह से ये चार उनके होते थे, ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, रेड बर्ड और ये चार जो टर्टल, इनको मानते थे और इसको बड़ी इज्जत दी जाती थी। अगर किसी राज्य का होता था, राजा इसके लिए उसको टच नहीं कर सकता था कोई। उस आदमी को जो इसको लेके चल रहा है उसको भी कोई नहीं छू सकता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे मतलब 6वीं शताब्दी के बाद ये जब सिल्क यूरोप में पहुंच गया, उसके बाद सिल्क के झंडे आने लगे। और हमने अपने देश का इतिहास देखा था कि कैसे हमारे देश की माइथोलॉजी में, यहाँ तक कि महाभारत में हम देखते हैं कि ये 4 झंडों के निशानों का नाम आता है। ध्वजा, अकरा, तत्रध्वजु, ध्वजा, केतु, भृक केतु, ये सब हमने देखा था। ये सब हमने देखे थे कि कैसे हर मंदिर के आगे भी एक ध्वज स्तंभ होता था जिसमें कि झंडा लगाया जाता। फिर हमने देखा था एलोरा की केव में, जैसे ये आपको एक पिलर दिखाई दे रहा है, ये ध्वज स्तंभ है। तो ध्वज स्तंभ हमारे देश में, मतलब कि यूरोप वाले कहते हैं कि भैया तब आया था, पर हमारे देश का इतिहास बताता है कि और भी पुराना था। और मंदिरों के आगे भी ध्वज स्तंभ लगाए जाते थे, जैसे मेटल के आने लगे। उसका एक बड़ा मतलब था, लाइटनिंग कंडक्टर का काम करते थे, लोगों की रक्षा करते थे। और हमारे देश का जो अशोका पिलर है वो भी एक स्तंभ से ही लिया गया है। और जो सहस्त्र केतु होता था, उस आदमी को बोला जाता था, उस राजा को बोला जाता जिसने 1000 झंडों को, यानी 1000 देशों के वो उसको जीत लिया है, मैं उसका स्वामी बन गया है, वो मालिक बन गया है, 1000 दुश्मनों को हरा चुका है, तो उसको बोलते थे ये सहस्त्र केतु है। केतु मतलब झंडा, सहस्त्र मतलब 1000 झंडे को जीतने वाला राजा है। और अर्जुन का फ्लैग, दुर्योधन का फ्लैग, ये सारे जो महाभारत के हैं उसके फ्लैग्स के बारे में हमने बात करी थी। और फिर हमने देखा था गुप्ता एम्पायर जब शुरू हुआ तो उनके झंडे पे हम देखते हैं कि गरुड़ का निशान होता था। गरुड़ यानी एक बड़े बड़े चील का, बाज का मान सकते हैं ना, गरुड़ जो होता है। और समुद्रगुप्ता के सिक्के में भी हम देखते हैं यहाँ पे एक ये स्तंभ है, उसके ऊपर ये गरुड़ यहाँ पे लगा हुआ है। ये उस जमाने का सिक्का है, समुद्रगुप्ता के जमाने का। फिर हमने देखा था कि चाणक्य लिखता है कि ये ध्वजों का काम और पताकों का काम रथों पे लगाने का शुरू हो गया। और इनका काम मोस्टली सिर्फ एक शो ऑफ, यानी सुंदर लगना, एक तो ये दिख जाता था कि हमारा जनरल इस टाइम कहाँ पे है, रथ में कहाँ चल रहा है, सेना को पता चल जाता। दूसरा ये थोड़ा शो के लिए होता था। और ये कौटिल्य की किताबों ने, जो कौटिल्य या चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी है उससे हमें पता चलता है। और जो उसका डंडा होता था उसको यस्ती बोला जाता था।
फिर हमने देखा था कि कैसे इन झंडों का बड़ा प्रयोग हमारे भारत में जब राजाओं का शुरू हुआ, तो राजा राजा चोल के बारे में हम देखते हैं। राजा राजा चोल का झंडा था लाल रंग का, उसमें दौड़ता हुआ यानी उछलता हुआ शेर। और राजा राजा चोल का हमने देखा था, जो चोला वंश का बड़ा राजा था, उसका एम्पायर कैसे दुनिया में कितना बड़ा एम्पायर था और उसका इन्फ्लुएंस कितना था। ये जो पर्पल है ये इन्फ्लुएंस है, और उसका राज आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लू वाला है, जो श्रीलंका तक था। यानी हमारा व्यापार जापान, चाइना, इस पूरे एरिया में हमारा था, और हमारा कल्चर का इफेक्ट इन इलाकों में हमें दिखता है। इंडोनेशिया, थाईलैंड में अगर आप जाएंगे तो हमारा पूरा कल्चर का दिखता है। और ये थे हमारे चेरा, चोला, पांड्या के फ्लैग्स, हमने इसके भी बात करी थी। फिर मुगल एम्पायर पे हम आए थे। मुगल एम्पायर यानी मुगलों का राज जो था, उनका झंडा ये था, एक शेर जिसके पीछे हरे झंडे में उसके पीछे एक उगता हुआ सूरज। और ये मुगल एम्पायर हम देख रहे हैं कितना बड़ा एम्पायर था, है ना। सिर्फ केरला, थोड़ा सा तमिलनाडु छोड़ के लगभग पूरा इंडिया, और यहाँ तक कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बहुत बड़ा एरिया ईरान का सारा हमारे इसमें था। बांग्लादेश भी उस टाइम हमारे में था, बर्मा का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे इसमें था। फिर हमने देखा टीपू सुल्तान के समय में भी उसका एक झंडा था, और टीपू सुल्तान ने भी, हैदर अली उसका पिताजी और टीपू सुल्तान। फिर हमने देखा था विजयनगर एम्पायर, जो कि एक बड़ा समर्थ और बड़ा जबरदस्त एम्पायर रहा है हमारे देश का, है ना। गोल्डन पीरियड भी कहते हैं इसको। कुछ हम्पी में, जो केरला का मतलब कर्नाटका में अगर आप जाएं तो आर्किटेक्चर का एक नया नमूना आपको वहां देखने को मिलता है हम्पी में, जो कि इसी जमाने में था। और ये इसके बाद जब जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत शुरू हुई, तो जब खिलजी एम्पायर और तुगलक वंश ये सब आने लगे, तो इनका जो है धीरे धीरे इनकी पावर कम हो गई। नहीं तो अपने जमाने में बड़े जबरदस्त था, और उनका झंडा ये था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इतना बड़ा एम्पायर था, और विजयनगर एम्पायर की ये उनकी राजधानी थी। फिर हमने देखा दिल्ली सल्तनत, जिसमें कि हम ये 4-5 मुगल ममलूक्स यानी गुलाम डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी तक ये था। मेन झंडा ये था। इसके अलावा इनके अपने अपने और भी फ्लैग थे। फिर राजपूतों का फ्लैग देखा था। फिर हमने देखा था दक्कन में, साउथ इंडिया में, यानी हैदराबाद में गोलकुंडा का जो एरिया था, जिसको कि दक्कन का एम्पायर बोलते थे, उनका झंडा इस रंग का था, है ना। जो कि कुतुब शाही राजा थे, उनका झंडा इस रंग का होता था। कुतुब शाह जो ये गोलकुंडा फोर्ट, और यहाँ बता दूं आपको, कोहिनूर हीरा भी यहाँ पे ही बिका है। ये हीरे का एक बहुत बड़ा व्यापारिक सेंटर था। यहाँ पे हीरे आते थे दुनिया भर के, और कोहिनूर भी एक बार यहाँ पे आके बिक चुका है। फिर हमने देखा था कि मराठाओं का झंडा, उसके 2 झंडे थे, भगवा झंडा और जरी पताका। भगवा झंडा मतलब ये जो अभी भी हमारे देश में शिवसेना वाले यूज करते हैं, और ये भगवा रंग का है, और इसी में अगर जरी लगा देते हैं, जैसे यहाँ जरी, तो जरी पताका, ये हमने देखा था। और मराठा एम्पायर हमने देखा था कि कितना बड़ा हो गया था एक जमाने में। हैदराबाद और दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली को भी इसलिए कि भैया हम आपकी रक्षा करेंगे, और इसी चक्कर में बर्बाद भी हो गए बेचारे, है ना। जब वहां से अटैक हुआ तो ये मराठा बाजीराव जो वहां गया लड़ने के लिए, तो पानीपत की लड़ाई में ये इनकी हार हो गई। फिर हमने देखा था कि कैसे मुगलों के समय में ही एक सिख एम्पायर का भी शुरुआत हुई, है ना। जब तो क्योंकि सिखों की और मुगलों की बड़ी आपस में वो रही, राइवलरी, तो महाराजा रंजीत सिंह के समय में ये झंडा था, है, ये वाला झंडा। फिर हमने देखा था सिखों का गुरु गोविंद सिंह ने ये झंडे बनाए, और ये ब्लू झंडा भी है जो कि निहंस का है, ठीक है। और फिर हमने देखा था ये ब्लैक झंडा, जो मुसलमान लोग, अब्बासिद खिलाफत, जो खिलाफत शुरू हुई मोहम्मद के बाद, जो उसके वंश के जो अब कई खिलाफत कई हिस्सों में बट गया है इस्लाम, है ना। तो उसमें से एक ये था अब्बासिद, एक था उमाइद, एक था खरिजराइद, और एक था फातिमाइद। फातिमा से जो हुआ वो उस वंश के जो उसको मानते थे। तो इनका एक का व्हाइट था, एक का रेड था, एक का ग्रीन था, एक का ब्लैक था। तो ये है। और ये झंडा हमने दिखाया था कि मोहम्मद की वाइफ ने बताया था कि ये बताते हैं ये टर्किश लोगों ने इसका प्रयोग किया। असल में ये झंडा ओरिजिनल झंडा है, पर ये वो झंडा नहीं है जो फातिमा या आसिया जो मोहम्मद की वाइफ थी, मोहम्मद उनकी वाइफ का जो टेंट का पर्दा था, वो पहला पर्दा वो झंडा लेके जाते थे वो लोग लड़ने के लिए, जब दूसरी जगहों में जीत करने के लिए। तो उसका नाम था संजा के शरीफ, है। उस पर्दे को लेके जाते थे एज ए झंडा। फिर हमने देखा था कैसे ये
क्रूसेड्स हुए थे, है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज करेक्ट करना चाहता हूँ, चेतन को भी बताना चाहता हूँ कि 3 मैंने बताई थी क्रूसेड, 3 मेन हुई हैं, पर टोटल अगर मिला है छोटी बड़ी सब तो 8 क्रूसेड हुई हैं, है ना। मैंने उस दिन 3 बोला था, तो मैंने भी जब उसको देखा तो मैंने पता लगा कि छोटी बड़ी सब मिला के, पर ये छोटी छोटी तो ना के बराबर है, मेन जो है वो 3-4 ही हैं, है? उसके बाद हमने देखा था कि कैसे यूरोप के फ्लैग, इंग्लैंड का जैसे ये फ्लैग है तो ये क्रॉस को उन्होंने मानना शुरू करा, और ये सेंट जॉर्ज को देखा। फिर हमने देखा था कि कैसे स्ट्रीमर्स, जो बड़े बड़े जहाज होते थे, वो बहुत बड़े बड़े झंडे लेके जाते थे, बहुत दूर तक उड़ते रहते थे, ये 18 फीट 27 फीट लंबे होते थे, और ये भी प्रयोग, इनको स्ट्रीमर्स कहा जाता था या पेंडेंट्स भी कहते हैं आज के जमाने में। फिर हमने देखा था कुछ झंडे ऐसे हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो सब जगह मान्य होते हैं, जो सब लोग देख के समझ जाते हैं, जैसे कि ये पायरेट्स का, समुद्री डाकुओं का झंडा है, ये सब लोग पहचान जाते हैं दूर से, भाई समुद्री डाकू हैं, है ना। और फिर हमने देखा था कि कैसे ब्लैक बियर्ड एक बड़ा खतरनाक डाकू माना गया था। और फिर अगर किसी समुद्री जहाज के ऊपर पीला झंडा लग गया है तो इसका मतलब है इस जहाज के ऊपर कोई इंफेक्शियस बीमारी आ गई है और इस जहाज को क्वारंटीन करना पड़ेगा, समुद्र के अंदर ही रहना पड़ेगा, वहां से कोई आदमी यहाँ नहीं आएगा जब तक कि वहां सब कुछ सही नहीं हो जाता है। फिर हमने देखा था व्हाइट फ्लैग सरेंडर का निशान, कि भैया मैं हार मान ली, आप मुझे मत मारो। और फिर रेड फ्लैग खतरे का, है ना, अगर कहीं लगा हुआ है भैया खतरा है, यहाँ मत आइए। लाल झंडा है, जैसे कहीं फायरिंग हो रही होती है तो वहां दोनों साइड में, रेंज के दोनों साइड में लाल झंडा लगा देते हैं कि भैया यहाँ से आगे कोई ना आए, यहाँ फायरिंग चल रही है। फिर हमने देखा था जहाजों के ऊपर ए बी अल्फाबेटिकली कम्युनिकेशन के लिए झंडे यूज होते हैं, जैसे ये सब आपको कोड लिखा हुआ है, कोड के हिसाब से झंडा फहरा के दिखा देते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं एक दूसरे को। और अगर कोई झंडा हाफ मास्ट पे है ना, अगर ये जो इसका झंडा जो है उसमें आधे पे ही है, तो इसका मतलब उस देश में कोई ना कोई बड़ा आदमी की, बड़े नेता की, किसी बड़े आदमी की डेथ हो गई है, जो रेप्यूटेड आदमी की, बहुत जिसकी मिनिस्टर मान लीजिए, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे किसी की डेथ हो गई है, तो हम उसको फ्लैग को हाफ मास्ट में रखते हैं। और ये इंडिया में नहीं, दुनिया में हर जगह मान्य है। फिर हमने देखा, आज हम जो है यहां से आगे चलेंगे, यहां तक हमने देखा, हमारे 15 मिनट इसी में निकल गए रिवाइज करने में। खैर, अब हम जल्दी जल्दी चलते हैं। अभी कुछ फोटोज में आपको दिखा रहा हूं, इसमें ऐसा कुछ समझने की नहीं है, पर ये एक बड़े गर्व वाली बात है, हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं फ्लैग्स के। जैसे कि जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, ये हमारे देश के लिए बड़ा, एक 2011 में जब हमारे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, तो ये एक बड़ा, एक हमारे लिए गर्व का हुआ। ऐसा नहीं कि पहली बार जीता था, 83 में भी जीता था हमने, पर ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम अपने झंडे को लेके जा रहे हैं ना, हमें गर्व महसूस हो रहा है और हम दिखा रहे हैं कि हमने एक जीत फतेह कर ली, हमने झंडा लहरा दिया अपना। फिर एक बड़ा ऐतिहासिक ये मूवमेंट है, इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी है, लोग बड़ा इसको बोलते हैं, साहब ये झंडा ऐसे सीधा कैसे उड़ सकता है, चांद पे तो हवा ही नहीं है, ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे वैसे कैसे हो गया। तो ये सीधी सीधी बात है, इसमें ऐसा कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, सच्ची बात है। ये झंडा ऐसा नहीं है कि ये हवा में लहरा रहा है, इसके ऊपर इनको भी पता था कि यहाँ चांद पे हवा नहीं है, यहाँ पे एक डंडा और है, ठीक है, यहाँ एक डंडा है और यहाँ पे भी एक डंडा है, और इसमें जो लहर लहर सी दिख रही है आपको, वो इसलिए क्योंकि ये हाथ में ग्लव्स लूज पहना हुआ है और ये इसको बस ऐसे ही डाल दिया, तो वो जो मुड़ा मुड़ा है वो वैसा ही रह गया, उसको सीधा नहीं किया, तो ये लग रहा है कि ये ऐसा है। पर ये वास्तव में वहां पे एक चांद पे जब पहली बार इंसान गया, तो नील आर्मस्ट्रांग ने, जो पहला आदमी था चांद पे पैर रखने वाला, वहां पे ये झंडा, अमेरिका का झंडा चांद पे फहराया गया। ये इन हमारे ह्यूमन काइंड के लिए, मनुष्य जाति के लिए, पृथ्वी के निवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि चांद पे हमने पहली बार पैर रखा। एक ये भी एक बड़े गर्व वाले व्यक्ति हैं, इनको पहचान लीजिए, पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोग, ये है एडमंड हिलेरी। सर की उपाधि इनको बाद में मिली, जब इन्होंने ये बड़ा काम किया, तो एक सर की उपाधि मिली जाती। जैसे आज हम कोई डॉक्टर पीएचडी कर लेता तो हम कहते हैं भाई ये डॉक्टर फलाना है ना, तो इसको सर की उपाधि इंग्लैंड की ओर से मिलती थी, तो उन्हें सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोरगे, ये शेरपा था जिसका नाम था तेंजिंग नोरगे, और ये न्यूजीलैंड का रहने वाला था और ये हमारा नेपाल का था। और ये पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट पे 1953 में ये चढ़े हैं। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी इनके साथ में है, ये चांद उस पे। पर अब कमाल की बात है कि ये न्यूजीलैंड का था,
ये नेपाल का था, फिर भी इन्होंने वहां पे यूनियन जैक यानी इंग्लैंड के झंडे को यहाँ पे फहराया। आप देख रहे हैं यूनियन जैक है। इसका कारण ये था कि ये चाहे न्यूजीलैंड का होने के बावजूद भी सारा खर्चा और जो भी स्पॉन्सर किया था, जो भी खर्चा लगना था, जो भी परमिशन देनी थी, वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यानी इंग्लैंड ने इनको दी थी, यूनाइटेड किंगडम ने इनको दी थी, इसलिए उनका झंडा लहराया गया। तो ये एक बात याद रखने की, एडमंड हिलेरी इंग्लैंड का नहीं था, न्यूजीलैंड का था, पर उसने झंडा यूनियन जैक यानी यूनाइटेड किंगडम का, इंग्लैंड का झंडा फहराई। तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं। तो पहली बात तो यही है कि पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले आदमी का नाम कौन, तो सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। फिर एक और ये बड़ी ऐतिहासिक घटना है द्वितीय विश्व युद्ध की, जब जर्मनी बिल्कुल घुटने पे टिक गया और रशियन फोर्सेस जो है जर्मनी में बर्लिन में घुस गई, है ना। बर्लिन का हाल देख रहे हैं आप, जो देखो जिसलिए जैसा करते हो आप दूसरे के साथ, आपके साथ वैसा ही होता है। देखिए इन्होंने पूरे यूरोप को बर्बाद करके रख दिया था, है ना, नाजीज ने। और ये जब रशियंस उधर से आए तो उन्होंने इनके साथ भी ऐसा ही बुरा हाल किया, बम्बार्डमेंट कर करके, और सारे घर बर्बाद हो गए इनके। और उन्होंने ये बड़ा झंडा बर्लिन के ऊपर लगाया। तो एक बड़ी ऐतिहासिक जीत है कि मतलब रशिया ने बर्लिन को जीत लिया। बर्लिन जो थी जर्मनी की राजधानी थी, वहां पे इन्होंने उसको झंडे को लहरा दिया। तो एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है, ये एक यादगार बात है। फिर एक बड़ा फेमस ये फ्लैग होस्टिंग वाली बात है, जिसमें कि अमेरिकन मरीन्स, है ना, अमेरिका के सोल्जर्स हैं, एक माउंट सूरीबाची है या बाची है, मैं कह नहीं सकता, बाकी होगा मेरे ख्याल, सूरीबाची एक छोटा सा एक पहाड़ है, एक आइलैंड में, कायदे से देखा जाए तो आइलैंड भी छोटा सा है ना। अब इसमें से एक देखने वाली बात है कि ये देखिए 6 आदमी है, 1 2 3 4, उधर भी 1 2 है, ये इसके पीछे भी एक है, इसके पीछे एक है, 4 5 और ये 6, ये 6 लोगों ने ये झंडा लगाया, है ना। और बड़े अफसोस की बात आपको एक बता देता हूं कि ये 6 जो थे, ये जो झंडा है ना, इस फोटो को बहुत से लोग मिसयूज करते हैं। कई बार क्या करते हैं, मॉर्फ करके इस झंडे की जगह कोई और झंडा लगा देते हैं, अपना झंडा लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। पर ये ऐतिहासिक बात ये है कि ये अमेरिका ने जब ये जो आइलैंड था यहाँ पे इवोजिमा, है ना, इवोजिमा आइलैंड को जब जीता तो जापान का आइलैंड था ये, और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान हार नहीं मान रहा था तो एक एक आइलैंड्स के लिए लड़ के जाना पड़ रहा था अमेरिका को आके। और अफसोस की बात है कि इन 6 में से 3 नहीं रहे, मर गए इसी लड़ाई में। अब ये जो जीत हुई है कंप्लीट जीत नहीं थी, इन्होंने सिर्फ ये सूरीबाकी जो पहाड़ है इसको जीता, अभी आइलैंड बाकी है। जब जापानियों ने इतना जबरदस्त यहाँ पे डिफेंस सिस्टम बनाया था, टनल्स थी, खदानें खोद रखी थी, सुरंगें थी, इधर से अमेरिका इधर आता था, वो पीछे से जाके फिर कवर कर लेते थे, और ऊपर से कितने भी बम मार लो वो अंदर सुरक्षित बैठे रहते थे। जैसी बम्बार्डमेंट खत्म होती थी, अमेरिकन सोचते थे अब ये मर गए होंगे, हम चलते हैं, ये अंदर से फिर फायरिंग कर देते थे। तो बहुत लोग मरे अमेरिका के, और जिस फोटोग्राफर ने इस फोटो को खींचा ना, वो भी मर गया बेचारा उसी लड़ाई में। तो एक बड़ी जबरदस्त ऐतिहासिक ये फिगर है जिसमें अमेरिका की जीत दिखाई देती है। ये झंडा यहाँ पे लगाया, आप देख सकते हैं इस आइलैंड का क्या हाल है आज। ये आइलैंड जो है आपको मैं बता दूं, देखिए ये जापान है, ये जापान है, और ये समुद्र के बीच में यहाँ है ये इवोजिमा। इसके ऊपर बहुत सी मूवीज भी बनी है ना, रिजबैक, हेक्सो रिज करके है, और बहुत सारी मूवीज हैं। और ये वो पहाड़ है सूरीबाकी, है ना, यहाँ पे हजारों लोगों ने अपनी जान दी छोटे से आइलैंड के लिए, हैं। जापानियों ने इसको छोड़ा, बोला हम यहीं मर जाएंगे, और वास्तव में सरेंडर बहुत थोड़े गिनती के उंगलियों पे गिन सकते हैं जिन्होंने सरेंडर किया, नहीं तो लड़ते लड़ते मर गए, है ना। और लड़ाई खत्म होने के बाद भी अंदर बैठे रहे कई सुरंगों में लोग। अमेरिकन ने सोचा लड़ाई खत्म हो गई, वो अंदर बैठे हुए थे, फिर बाद में जा जाके एक एक को पकड़ के निकाला, मारा, पकड़ा, ऐसे करके है। तो ये बड़ी ऐतिहासिक है जो इवोजिमा में झंडा लगा। और फिर आज आप हमारे लेटेस्ट है, हमारे नीरज चोपड़ा, हमारे देश के हीरो, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में पहली बार एथलेटिक्स के अंदर कोई गोल्ड मेडल लिया। आज तक हमारे इंडिया में एथलेटिक्स में कोई भी गोल्ड मेडल नहीं था, है ना। हमारे पास शूटिंग में आ गया, दूसरी चीजों में आ गया, पर इसमें एथलेटिक्स में कभी नहीं आया। तो ये
नीरज चोपड़ा एक हमारा हीरो है, जो हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है, हमारा झंडा लहरा गया। और आपको एक हमारा जो कारगिल वॉर हुआ था, कारगिल की लड़ाई, उसमें टाइगर हिल एक जगह थी। तो कारगिल का जो एरिया है ना, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, द्रास है और इस तरह से तीन हिस्सों में था। तो टाइगर हिल सबसे ऊंची वाली पोस्ट थी, और वहां पे पाकिस्तानी आर्मी के लोग कहते थे कि भैया हमारे आर्मी के नहीं है, पर वो आर्मी के ही थे, और वो आके वहां बैठ गए थे। और उन्होंने पूरा हमारा जो लेह का जो रास्ता जाता है कश्मीर, जो लेह को, अगर इस टाइगर हिल जिसके पास है, वो लेह के रास्ते को पूरा ब्लॉक कर सकता है, एक साइकिल भी वहां से पार नहीं हो सकती। इतना जबरदस्त वहां से आप उसको डोमिनेट करते हैं, उस पॉइंट को ऊपर से देखते हैं। तो इंडिया ने इस लड़ाई को जीता, टाइगर हिल को जीता, और हमारे देश के वीर जवानों ने यहाँ पे भी अपना झंडा वापस लगाया पाकिस्तानियों से हटा के। तो ये भी एक बड़े गर्व की बात है। फिर यूनाइटेड नेशन के आगे झंडे लगे होते हैं, ये झंडे लगे हुए हैं, यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग है, यूएनओ बोलते हैं इसको, और इसके आगे सब देशों के झंडे लगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सब झंडे एक ही साइज के हैं, एक ही हाइट में है ना। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि झंडों की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। फिर एक बड़ा, अभी आपने देखा ही होगा ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में और हर जगह ओलंपिक का ये फ्लैग है, व्हाइट फ्लैग में 5 कलर्ड के रिंग। ये 5 कलर 5 कॉन्टिनेंट्स को दिखाते हैं, जो कि अलग अलग महाद्वीप हैं, है ना। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब मिला के ये 5 द्वीपों को, 5 कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप मिला के पूरा विश्व बनता है, और ये आपस में जुड़े हुए हैं, एकता को दिखा रहा है। ओलंपिक खेल हमारे सारे भाई, हम मनुष्य जाति को मिलाता है, ये दिखाने की कोशिश की है। और इसमें याद रखने की बात है कि आपको कई बार क्वेश्चन आता है, बड़े बच्चों के लिए बता रहा हूं, जब जनरल नॉलेज का या कई कंपटीशन एग्जाम देंगे तो आपसे पूछा जाएगा रेड फ्लैग खंबे के पास होता है या ब्लू फ्लैग खंबे के पास होता है। तो आप याद रखिए, खंबे के पास हरदम ब्लू फ्लैग होता है, ठीक है। और कोई भी दुनिया का झंडा ले लीजिए आप, ये जो 5 कलर हैं, व्हाइट भी है, ये 6 कलर हो गए, है ना, 5 तो रिंग और एक व्हाइट फ्लैग, ये 6 कलर, दुनिया का कोई भी झंडा ले लीजिए, एक ना एक कलर उस झंडे में होगा। तो ये दिखाता है कि ये सब झंडों के अंदर है, सब देशों को एक मिला रहा है। तो एक एकता का एक चिन्ह है, ये ओलंपिक का फ्लैग है, इसको हम याद रख सकते हैं। और एक और बड़े हमारे गर्व की बात हमारे देश के लिए, ये पहला इंडियन, या ये कहें कि पहला एशिया का पहला आदमी, ये हमारे कर्नल जितेंद्र कुमार बजाज, ये इंडियन आर्मी के एक इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने जाके एंटार्क्टिका में साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर, है ना, आप कहेंगे एंटार्क्टिका तो इतना बड़ा है साहब, उसमें दक्षिणी ध्रुव का है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मैं अब साउथ पोल पे खड़ा हूं, है ना, उस पिन पे खड़ा हूं, ऐसे कह सकते हैं आप। तो ये जो है, इसने बहुत मेहनत करी, इसमें इसको 750 मील यानी 1200 किलोमीटर तो इसने स्की चलाई, जो पैरों में वो बांध के और स्की करते हैं, है ना। और इसको 50 दिन तक इसने इतनी मेहनत करके वहां पहुंचा, और 17 जनवरी 1979 को इसने वहां पे अपना झंडा, हमारे देश का झंडा, ये देखिए, ये वो है, ये पिन लगी हुई है ना, ये दक्षिणी ध्रुव है, जो हम ग्लोब देखते हैं ना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और उस पर पृथ्वी घूम रही है धुरी पे, तो दक्षिणी ध्रुव ये है पृथ्वी का, है ना। तो ये बड़े गर्व की बात है, ये ज्योग्राफिक साउथ पोल, इसको साउथ पोल मानते हैं, इस पॉइंट को साउथ पोल मानते हैं। और ये हमारे कर्नल बजाज ने वहां पे भी हमारा तिरंगा चढ़ाया, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और एक बड़े, मैं एक देख रहा था, जब मेरे को तो एक ये मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। कितने गर्व की बात है, देखिए यहाँ पे दिख रहा बड़ा आसान है कि आदमी यहाँ पे खड़े होके हमारा भारतीय झंडा एंटार्क्टिका में चढ़ा के, और इसने ये क्या बजा रहा है पता है, बांसुरी पे जन गण मन बजा रहा है, हमारा राष्ट्रगान बजा रहा है। पर इसमें ये आप कहेंगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, पर यहाँ पे इतनी ठंड है, एक बहुत जल्दी आपकी इसकी, जब मैं इसका वीडियो दिखाऊंगा ना, म्यूजिक इसने बजाया कैसे, तो आपको लगेगा इससे कैसा खराब सा बजा रहा है। यहाँ इतनी ठंड है, इतनी जबरदस्त ठंडी हवा चलती है, आप उसमें हवा की आवाज भी सुनेंगे, मिनटों के अंदर आपकी उंगली जो है फ्रीज हो जाएंगी, है ना, सब जम जाएगा। आपने यहाँ पे भी देखा था बजाज जी के दाढ़ी पे कैसे बर्फ जम गई है, इतनी ठंडी हवा चलती है। और यहाँ पे ये
इस ठंड में होते हुए भी इस आदमी ने बांसुरी बजाई। अब देखिए, तो आप देख रहे हैं कि कैसे बजा रहा है वो, क्योंकि उंगलियां पूरी जमी पड़ी हैं ना, उंगली चलती नहीं है, सांस मारना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है, पर उस बेचारे ने अपने देश के लिए किया। और ये वो व्यक्ति है सत्य स्वरूप सिद्धांता। आप इसको सलूट, इस आदमी ने जाके वहां पे भारत के लिए, और ये बड़े एक से एक कारनामे करता है, बड़ा डेयरिंग आदमी, एडवेंचरस आदमी है। और ऐसी जगह जहाँ कोई ना गया हो, जो बहुत मुश्किल काम हो, उसमें भारत का काम करता है। तो ये हमारा एक हीरो है। और इसी के साथ एक जनरल नॉलेज की आपको और एक बात बता दूं कि जो दक्षिणी ध्रुव है, ये जो दक्षिणी ध्रुव मैंने आपको दिखाया, ये जो दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे सबसे पहला पैर रखने वाला आदमी कौन था? तो इसके पीछे एक बड़ी जबरदस्त राइवलरी चल रही थी। राइवलरी मतलब एक कंपटीशन चल रहा था कि हम पहले जाएंगे कि वो। और आपको पता है, अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो हर जगह अपने आप को डोमिनेट करना चाहते थे कि हम सबसे पहले, हम सबसे बड़े हैं, है ना। और ये उस समय की बात थी जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। तो ये 1911 में, 1911 सोच लीजिए, उस समय तो हमारा देश की क्या हालत थी आप जानते ही हैं। नॉर्वे का ये एडमंड, रोल्ड एमंडसन है। आप याद करिए, याद कर लीजिए इसको, जो नोट करना चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं। पहला आदमी दक्षिणी ध्रुव पे पैर रखने वाला वो था नॉर्वे का। और इसका कंपटीशन किसके साथ था? ये ब्रिटिश ऑफिसर था, रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट। ये दोनों लगभग एक ही समय से थोड़ा बहुत आगे पीछे चले थे कि हम पहले जाएंगे कि हम पहले जाएंगे। और बहुत बहुत कठिन समस्याओं के पास, क्योंकि उस समय ऐसे जैकेट नहीं होते थे जैसे अभी हमारे पास हैं सिंथेटिक वाले और जैकेट, और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इनके पास जैसे स्लीपिंग बैग्स हैं, ये सब नहीं थे उस जमाने में। तो बहुत ही मुश्किल से ये लोग वहां पहुंचे थे। तो पहला आदमी जो था पहुंचने वाला, वो नॉर्वे का था, रोआल्ड एमंडसन है। तो आप याद रख सकते हैं, रोआल्ड एमंडसन, ये पहला आदमी दक्षिणी ध्रुव में पैर रखने वाला। और उसके बाद फिर ब्रिटिश राइवल जो था, ब्रिटिश उसका जो प्रतिद्वंदी था, रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट, वो वहां पे 1911 में ये भी पहुंच गया थोड़े दिन के बाद है, पर पहले ये पहुंचे। अब हम देखते हैं कि कल्चर का, सभ्यता, हमारे जो विचार है, हमारा धर्म है, हमारी सोच विचार है, हमारी जो सभ्यता है, वो कैसे झंडों के ऊपर प्रभाव डालती है? थोड़ा इसको देखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो मुस्लिम देश हैं ज्यादातर, उनके कल्चर का इफेक्ट उनके झंडों पे दिखता है। पहली बात तो हरा रंग दिखेगा। कुछ मैंने आपको जैसे बताया था, जो फातिमा वाले थे, फातिमाइद, उनका झंडा हरा था। जो उमाइद थे उनका झंडा सफेद था। और जो एक और था उनका लाल था। और अब्बासिद थे उनका ब्लैक था। तो आपको यहाँ पे वो बैकग्राउंड तो दिख ही रहा है, लाल भी दिख रहा है, हरा भी दिख रहा है, ब्लैक भी दिख रहा है ना, वो दिख रहा है। पर एक चीज कॉमन दिख रही है कि सब में चांद और तारा बना हुआ है। ये उनका एक चिन्ह है, एक पहचान है। जैसे कि तुनिसिया का तो और भी स्पेशल दिखता है, क्योंकि उसमें सूरज भी है, चांद भी है और तारा भी है। तो चांद तारा ये मुस्लिम कल्चर को दिखाता है, उनका विश्वास है, उनके धर्म में है। इसलिए जो मुस्लिम कंट्रीज हैं मोस्टली वो इस चांद तारे को अपने झंडे में दिखाती है ना। ये आपके सामने इतने, अजरबैजान का और मलेशिया का, मौरितानिया का, पाकिस्तान का, ये सऊदी स्टेट, ये पहले वाला। अब सऊदी अरेबिया का ये झंडा नहीं है, टर्की का है, टूनिसिया का है। तो आप ये सारे झंडे देख रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा यूरोप की तरफ। उनके झंडों पे आपको क्रॉस दिखाई देगी। ये इंग्लैंड का झंडा है, पर आप कहेंगे साहब इंग्लैंड का झंडा तो ऐसा नहीं है। इंग्लैंड का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है ना। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन आ जाते हैं? स्कॉटलैंड आ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है और आयरलैंड आ जाता है। तो ये तीनों को मिला के जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम बन गया।
यूनाइटेड किंगडम, जुड़ा हुआ देश, यानी अलग अलग देश, 3 देश मिलके एक देश बना। तो इंग्लैंड जो अलग है, सिर्फ इंग्लैंड, उसका झंडा ये है, व्हाइट फ्लैग है ये। व्हाइट फ्लैग में क्रॉस बनी हुई है ना। इसको हमने पहले भी देखा था, सेंट जॉर्ज के उससे उन्होंने इसको क्रॉस को लिया था। और ये जो क्रॉस है, ये एक बड़ी यूनिवर्सल चीज है। जैसे मुसलमानों ने चांद तारे को यूज किया है, उसी तरह से क्रिश्चियन कंट्रीज में आप देखेंगे कि कितनों ने इस क्रॉस को यूज किया। आप देखिए कितने सारे झंडे हैं, है ना। फिनलैंड का है, स्वीडन का है, नॉर्वे का है, ग्रीस का है, स्विट्जरलैंड का है, इंग्लैंड का तो है ही है। ये सारे झंडे क्रॉस को यूज करते हैं, एक कॉमन ट्रेडिशन है। वो चाहे अलग अलग भी हो, देखिए आप देखिए डेनमार्क का झंडा है ना, आयरलैंड का, इसमें छोटे छोटे कुछ और देशों का भी है, जो आइलैंड्स का है, जो उसको हम इतना तवज्जो नहीं दे रहे। मेन हम देख लेते हैं, डेनमार्क है, आइसलैंड है, नॉर्वे है ना, और यहाँ पे स्वीडन है, और ये सारे देश हैं मेन। इसके अलावा और भी कितने सारे जो छोटे छोटे नॉर्डिक कंट्रीज हैं, समरलैंड है, ये सब इस क्रॉस को लेके चलते हैं। तो हम देख रहे हैं क्रॉस का बड़ा इफेक्ट है। और अगर हम स्कॉटलैंड की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखा दिया, यहाँ पे इंग्लैंड का झंडा आपको मैंने दिखाया कि व्हाइट में रेड है। अब हम चलते हैं स्कॉटलैंड, जो दूसरा भाग है यूनाइटेड किंगडम का, एक और हिस्सा है। वो क्रॉस को लेते हैं, पर क्रॉस को लेते हैं क्रॉस वाली, एक्स शेप वाली क्रॉस। ये माना जाता है कि सेंट एंड्रयू, जो कि यीशु मसीह का एक चेला था, 12 चेले थे यीशु मसीह के, उसमें से एक चेले का नाम था सेंट एंड्रयू। और ये माना जाता है कि सेंट एंड्रयू को क्रॉस पे टांगा गया था यीशु मसीह की तरह ही, पर उसकी क्रॉस जो थी वो एक्स शेप की थी। एक्स शेप की क्रॉस पे उसको ग्रीस में उसको क्रूसीफाई कर दिया गया था। तो उन्होंने, स्कॉटलैंड वालों ने इस क्रॉस को, जो सेंट एंड्रयू की क्रॉस है, जो कि एक्स शेप की थी, उसको अपने नेशनल फ्लैग में उन्होंने ले लिया है। इसलिए उनका झंडा हम देखते हैं, वो ये झंडा है, ये एक्स शेप की क्रॉस, सेंट एंड्रयू की क्रॉस को वो मान के चलते हैं अपने झंडे में। फिर हम चलते हैं, जो तीसरा हिस्सा रह जाता है आयरलैंड का। मैंने बताया ना 3 है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो नॉर्दर्न आयरलैंड का झंडा है वो रेड व्हाइट, उसमें रेड क्रॉस के साथ साथ उसमें एक वो भी बना हुआ है और स्टार भी बना हुआ है। ये सेंट पैट्रिक से, सेंट पैट्रिक ये है, इसका आप देख सकते हैं, ये वाला जो क्रॉस है ये लेके चलता है, ये सेंट पैट्रिक है, इसको मानते हैं वहां के लोग। ग्रीन है, आयरलैंड का कलर ग्रीन है, ये उसको मेन मानते हैं। अब आप देखिए, इंग्लैंड का झंडा आपके सामने आ गया, स्कॉटलैंड का झंडा आपके पास आ गया, आयरलैंड का झंडा भी आपके पास आ गया। अगर आप इन तीनों को एक के ऊपर एक रख दे तो आपको ये झंडा मिल जाता, देखिए, है ना। इंग्लैंड का क्रॉस आ गया, आयरलैंड का क्रॉस आ गया, स्कॉटलैंड का भी व्हाइट वाला क्रॉस इसमें आ गया। तो ये तीनों देश मिला के, तीनों इलाके मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो आपके सामने है कि यूनियन जैक यूनियन जैक को कैसे बनाया गया, ये भी आपके सामने क्लियर है कि 3 इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड के अलग अलग विश्वास, अलग अलग झंडे होने के बावजूद जब उनको मिलाया गया तो यूनियन जैक बनता है, जिसको यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग मानते हैं। ठीक है। एक और बड़ी मजेदार बात हम देखते हैं कि जब यूरोप के देशों ने दूसरे देशों पे, है ना, कोलोनाइजेशन शुरू कर दिया। कोलोनाइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, उनको अपने एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने उसको जब अपने इलाके में मिलाना शुरू कर दिया, उसको जीत लिया, उसको अपना बना लिया, उसको अपना अधिकार जमा लिया, तो वो सब कॉमनवेल्थ बन गए। कॉमनवेल्थ मतलब सारे एक ही चीज, सारी संपत्ति एक ही व्यक्ति की है। वो कौन? इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड के हम कॉमनवेल्थ गेम्स करते हैं ना, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन कौन से देश भाग लेते हैं? जो अंग्रेजों के अधीन रहे हैं, है ना, जो अंग्रेजों के अधीन रहे हैं उनको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज के झंडे जब देखते हैं तो एक बड़ी मजेदार सी बात सामने आती है कि ये सारे झंडे जितने भी हैं, सारे तो नहीं कहेंगे, मोस्टली जो है, सबके झंडों की लाइन राइट से लेफ्ट को है, हॉरिजॉन्टल है ना। जैसे हमारे इंडिया के झंडा है ऊपर और सैफरन, फिर व्हाइट, फिर ग्रीन, है ना। और इसी तरह से आप दूसरे देशों का देखोगे तो ज्यादातर का आप देखोगे राइट से लेफ्ट को हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देती हैं। पर अगर आप यही चीज
फ्रेंच कॉलोनीज की तरफ चले जाते हैं, फ्रांस वाले उस देशों के जो प्रभु उसमें अधीन में हैं, तो हम देखते हैं कि उनके झंडे ऊपर से नीचे को चलते हैं, है ना, ऊपर से नीचे है। और इनमें एक बात और भी देखते हैं, जो इंग्लैंड की जो कॉलोनीज रही हैं उनमें ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट कलर ज्यादा दिखाई देता है, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। पर जो फ्रांस के जो अधीन रहे हैं उसमें आपको ग्रीन, येलो और रेड कलर ज्यादा दिखाई देगा, है? तो ये एक बड़ी कमाल की बात है कि कैसे हम अनजाने में भी हमने जो अपने झंडे तैयार किए उसमें भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं वो जो हमारे ऊपर जिन्होंने राज किया उसका इफेक्ट हमारे ऊपर रहा है। हमारे झंडों को हमने जो डिजाइन किया उसमें हमारे झंडों का पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो हम जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के हैं उनके झंडे आप देख रहे हैं वो फ्लैट ज्यादातर हॉरिजॉन्टल हैं, और जो फ्रांस वाले हैं वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में है, वर्टिकल कलर्स में है। और एक बात देखते हैं कि कुछ कल्चर ऐसे मिले हुए हैं जो कि बाद में अलग अलग देश बन गए, पर पहले वो एक थे या उनका एक सा सोच थी, एक से विचार थे, तो वो लगभग सेम सा कलर। अब ये देखिए 3 देश के झंडे हैं, तीनों देश पड़ोसी हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वेनेजुएला का झंडा है, वेनेजुएला है, जहां पे वेनेजुएला से आपको बता दूं दुनिया का सबसे ज्यादा तेल, क्रूड ऑयल जो मिलता है, हम कहते हैं ना कि भैया गल्फ में निकलता है, अरब कंट्रीज में निकलता है, आपको बता दूं सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल वेनेजुएला में मिलता है, फिर भी गरीब देश है क्योंकि करप्शन से भरा हुआ है। दूसरा कोलंबिया, ये कोलंबिया का झंडा हो गया, और ये आपका हो गया इक्वाडोर का। अब आप देखेंगे ये लगभग सेम से हैं कलर झंडे तीनों, है ना, थोड़ा सा कलर डार्क और उसमें फर्क है, नहीं तो लगभग सेम कलर है, बीच का उन्होंने चेंज कर दिया। तो ये हम देख रहे हैं कि कैसे कॉमन हिस्ट्री, पुराना इतिहास जो उनका एक सा है, उनके इतिहास से जुड़े हुए हैं जड़ें आपस में, तो इतिहास की जड़ें जुड़े होने के कारण से उनके झंडे भी लगभग एक से ही दिखते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा फर्क है, ये दिखते हैं। इसके साथ आप देखिए जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज थी, 5 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज देखते हैं। अगर सेंट्रल को छोड़ के हम नीचे भी चले जाए ना, तो थोड़ा उसमें हम अर्जेंटीना को भी इसमें मिला सकते हैं, अर्जेंटीना का कलर भी लगभग ऐसा सही है। तो ये 5 देशों में हम देख रहे हैं कि जो 5 पॉलिटिकल यूनियन थे पहले एक साथ थे, इनके झंडों में आप देखते हैं ब्लू और व्हाइट कलर सब में दिखाई देता है ना, ब्लू और व्हाइट कलर इन 5 में। तो ये बिलीज को छोड़ दीजिए, बाकी कोस्टारिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, ये सब कहाँ है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो छोटी सी पूंछ जुड़ी हुई है ना, उसमें है ये सारे देश। और ये कैसे हम देख रहे हैं कि ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं, सारे तो नहीं, ये आपस में कैसे एकदम जुड़े हुए हैं ये हम देखते हैं, क्योंकि एक इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक सा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बात हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ देशों ने सूरज को अपना सिंबल मान के चले हैं, जो कि एनर्जी का यानी ताकत का चिन्ह है, सूरज कोई पावर है। तो उसमें आप देखते हैं कुर्दिस्तान का फ्लैग, हालांकि कुर्दिस्तान अभी तक बेचारा कोई देश बना नहीं है, ये भी बेचारे बड़े दुख से निकले हुए लोग हैं, है ना। हम बोलते हैं भैया ज्यूज के साथ बड़ा हुआ, या जो जिप्सी लोग थे, है ना, रोमानी लोग थे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ होता है। ये कुर्द लोगों के बारे में कोई नहीं बताता, इन लोगों ने भी बहुत दुख झेले हैं। और यहाँ तक कि अभी ISIS ने जब इराक और उस इलाके में जब अपना अत्याचार मचाया, तो ये सबसे ज्यादा अगर कोई लोग मरे या दुख उठाया तो वो कुर्द लोग थे, और यही लड़े हैं उनसे, इन्होंने ही उनको रोकने में भी इन्होंने ही पूरी वो लगाई जो। तो हम देखते हैं कि इनका सूरज है। जापान का भी राइजिंग फ्लैग, लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोलते हैं जापान को। ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछे कि भैया लैंड, सूरज के उगने वाला देश कौन सा है जहां से, तो हम बोलते हैं जापान, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। क्योंकि हम जब नक्शे वर्ल्ड को खोल देते हैं, भूगोल तो गोल है, पर अगर हम उसको काट देते हैं, आधा कर देते हैं, तो सबसे राइट में कौन सा देश आ जाता है, जापान। तो इसलिए बोलते हैं सबसे पहला सूरज जापान से उग रहा है। तो जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन, सूरज के उगने वाला देश बोलते हैं। ये इनका व्हाइट फ्लैग में एक लाल गोला जो कि सूरज का चिन्ह है। अर्जेंटीना ने भी पूरा सूरज एक लगाया हुआ है, सूरज का निशान हम देखते हैं। और टर्की का मैंने आपको बता दिया, ये तो तुनीसिया का, कि इन्होंने मून, ये इनका मून है बीच में,
ये तारा है, और ये व्हाइट वाला जो है उनका सूरज है, और ये रेड फ्लैग उनके धर्म से रिलेटेड है। तो ये किस तरह से इसको, मून को तो मुसलमान कंट्रीज ने बहुत यूज किया, चांद और तारे को, है ना। फिर हम देखते हैं कुछ कंट्रीज ने स्टार्स को बहुत अहमियत दी है, तारों को, है। जैसे कि हम देखते हैं अमेरिका में है, अमेरिका के झंडों में हम तारे देखते हैं, ब्राजील के झंडे में हम तारे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के झंडे में, ऑस्ट्रेलिया और देखिए न्यूजीलैंड के झंडे में थोड़ा सा फर्क है। न्यूजीलैंड के झंडे लाल कलर के हैं, ऑस्ट्रेलिया के झंडे व्हाइट कलर के हैं, और एक व्हाइट तारा बड़ा सा नीचे भी है। तो ये हम झंडे देखते हैं, ये तारों का प्रयोग कर रहे हैं। पर इसमें आप देख रहे हैं, आप इनके इसमें अभी भी यूनियन जैक दिखाई देता है। ये इंग्लैंड की कॉलोनीज थी, इंग्लैंड यहाँ पे राज करता था, इन्होंने अपना झंडा बनाया, पर यहाँ पे अभी भी हम देख रहे हैं कि इनके अंदर यूनियन जैक, इंग्लैंड का झंडा अभी भी घुसा ही हुआ है बीच में, है? अब हम चलते हैं कि कुछ शेप्स के ऊपर, शेप, है ना। कुछ देशों ने ट्रायंगल शेप को अपने झंडों में मिलाया है। जैसे आप देख रहे हैं, ये तिकोने झंडे, तिकोना उन्होंने उसमें लगाया है, तिकोने उसको, है। तिकोना क्यों लगाया? तिकोने को ताकत का, सामर्थ्य का चिन्ह माना गया है, तिकोना है। जैसे पिरामिड जो है वो भी तिकोना है ना। उसको ये माना गया कि बहुत यहाँ पे सूरज की रोशनी अंदर पूरी पड़ती है, और कई चीजें हैं उसके सोचने की, और ये माना गया कि ये ताकत का चिन्ह है, इसलिए इसको इन्होंने अपने झंडों में इस सिंबल को लगाया गया है। और क्रिश्चियनिटी में भी इसको बोलते हैं तिकोन, यानी फादर, सन एंड द होली गोस्ट बोलते हैं ना। तो उस तरह से भी इसको ट्रिनिटी भी मान के कुछ लोग देश मानते हैं, जैसे कि कुछ क्रिश्चियन कंट्री जैसे होंडुरास है, समोआ, अमेरिकन समोआ है, वो इस ट्रायंगल को इस तरह से मानते हैं। और कुछ देशों ने तो सिर्फ लिख ही दिया, जैसे सऊदी अरेबिया का झंडा पहले मैंने आपको दिखाया था कैसा था, ग्रीन झंडे में एक तारा एक चांद बना हुआ था, पर बाद में उन्होंने अपना झंडा ये बनाया, उसमें उन्होंने अपना कुछ आयत लिखी है, एक तलवार बनाई हुई है, और एक ग्रीन झंडा है। कुछ देशों ने क्या किया, अपने झंडों के ऊपर पशुओं की, जानवरों की, चिड़ियों की फोटो लगाई। और बड़ी खूब बात देख रहा था मैं कि ज्यादातर झंडों पे जिन्होंने जानवरों की या चिड़िया की फोटो लगाई, उन्होंने एक ही तरीके के जानवरों को ज्यादा चुना, पता नहीं क्यों, क्या दिखाना चाहते थे समझ नहीं आया। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैक्सिको का झंडा है, इसमें वो चील दिखा रहे हैं, एक सांप को मार के खा रही है, वो चील है, बड़ी पावरफुल चीज है, मतलब कि एक सामर्थ को दिखा रहे हैं। और देखिए आप, ये मोल्डोवा का झंडा है, वहां पे भी वो ईगल को दिखा रहे हैं, और उसके बीच में एक गाय भी बनी हुई है मोल्डोवा में। श्रीलंका में एक शेर बना हुआ है, बरमुडा में आप देख रहे हैं एक शेर बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे डोमिनिका एक छोटा सा आइलैंड है, डोमिनिकन आइलैंड्स, वहां पे उन्होंने ये तोता, वहां का जो तोता मिलता है ये उसी आइलैंड में मिलता है, इसको उन्होंने अपने झंडों पे लगाया। तो बहुत से देश हम देख रहे हैं कि अपने देश से रिलेटेड झंडे में अपने पशुओं को भी लगाते हैं, उसका निशान लगाते हैं। जैसे कनाडा है, उन्होंने वहां पे इस मेपल ट्री के, मेपल लीफ, मेपल एक पेड़ होता है जो कि हमारे कश्मीर में भी हमारे को कई बार दिखता है, चिनार बोलते हैं शायद उसको, चिनार का पेड़, चिनार का पत्ता ऐसा होता है। और ये देखिए, ये चिनार का पत्ता है ना, इसको मेपल ट्री बोलते हैं, कनाडा का नेशनल ट्री है, और कनाडा का झंडा है, उसमें उन्होंने ये मेपल लगाया हुआ है, मेपल लीफ। तो ये भी एक चीज देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि झंडों की अपनी अपनी सबकी एक पहचान है, अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग उन्होंने सिंबल यूज करे हैं, और ये सिंबल जो यूज करे हैं वो अफेक्ट करते हैं उनके कल्चर से, उनकी हिस्ट्री से, उनके धर्म से, कितना इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो हम ये देखते हैं। और अब हम चलते हैं कुछ शेप के ऊपर। दुनिया का एकमात्र देश जिसका झंडा स्क्वायर है, चकोर है, नहीं तो सब झंडे रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगल शेप के होते हैं, दो साइड लंबी, दो साइड छोटी, जैसे हमारे देश का झंडा है। पर एकमात्र दो है, बल्कि दो झंडे ऐसे हैं जो कि चकोर हैं बिल्कुल। तो याद रखने की बात है, चकोर झंडे दो देशों के हैं। एक है स्विट्जरलैंड का, स्विस फ्लैग जिसको बोलते हैं, स्विट्जरलैंड का फ्लैग चकोर है, रेड फ्लैग है जिसमें व्हाइट कलर की क्रॉस बना हुआ है ना। इसी से हमने रेड। और दूसरा जो स्क्वायर झंडा है वो वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कहाँ है?
इटली में दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जहां पोप राज करता है, जहां पे पोप का महल है, सेंट पीटर्स बेसिलियस जिसे बोलते हैं। सेंट पीटर बेसिलियस किस लिए बोला गया उसका? क्योंकि सेंट पीटर जो कि जैसे एंड्रू था, मैंने बताया था आपको सेंट एंड्रू, उसी तरह से सेंट पीटर भी था एक यीशु मसीह का चेला। जब उसको मारा गया तो उसको वहां पे दफनाया गया, वहीं पे उसके ऊपर ये सेंट पीटर्स बेसिलिया बनाया गया, और वहां पे ये महल है जहां पे आज पोप रहता है। और ये चकोर झंडा है दुनिया का सेकंड, पहला आपको मैंने बताया स्विट्जरलैंड का चकोर झंडा है, दूसरा वेटिकन सिटी का जो झंडा है वो भी चकोर है। और इसमें आपको देख रहे हैं ये गोल्ड दिखा रहा है, गोल्ड रंग का है, ये व्हाइट यानी चांदी के कलर का है, और दो चाबियां भी हैं और उसका मुकुट भी है, यानी दिखा रहे हैं कि सारा पावर, अधिकार, सोना चांदी सब दुनिया का इन्हीं के पास है। ये मतलब झंडे में दिखाया गई ये बात है। ये वेटिकन सिटी है और ये है सेंट पीटर्स बेसिलिया। और ये आप देख सकते हैं ये इतना सा शहर जो है हमारे दिल्ली जितना भी नहीं होगा, ये संसार का सबसे छोटा देश है। और यहाँ का राजा कौन है? जो पोप होता है वो ही यहाँ का राजा होता है। खैर आगे चलते हैं। अब एक झंडा रेड क्रॉस का देखते हैं, हमने देखा था स्विट्जरलैंड का झंडा रेड, उसमें व्हाइट क्रॉस। अगर इसी को उल्टा कर दे, व्हाइट झंडे में रेड क्रॉस, तो हम कहेंगे ये रेड क्रॉस का, पर ये चकोर नहीं है झंडा, है ना। स्विट्जरलैंड का चकोर झंडा था, ये व्हाइट रेड क्रॉस का जो झंडा है ये हर देश में, पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन मतलब कि मानवता को बचाने के लिए, उनकी लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, उनको दवाई देने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए ये एक चिन्ह है ना। कहीं पे भी कोई वो प्लेग आता है, कोई महामारी आती है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई मार काट हो जाती है, कोई लड़ाई हो जाती है, तो रेड फ्लैग, और ये इंटरनेशनल एक लॉ है कि कोई भी देश जिस जगह रेड फ्लैग, ये रेड क्रॉस का झंडा लगा हो, वहां पे बम्बार्डमेंट नहीं कर सकता, वहां पे गोलीबारी नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लॉ है कि भैया यहाँ पे रेड क्रॉस का झंडा लगा हुआ है, यहाँ पे मरीज लोग हैं, यहाँ पे कोई भी आदमी गोलीबारी नहीं करेगा। हालांकि इंसान इतना मूर्ख और इतना बेवकूफ है कि फिर भी कर देता है ना, पर नहीं करना चाहिए। और दुनिया का एकमात्र तिकोना ये झंडा अपनी शेप का है ना, ऐसा झंडा किसी देश का नहीं है। ये हमारा नेपाल का झंडा है, नेपाल का झंडा जो कि दिखाता है हिंदू धर्म को और बुद्धिस्ट धर्म को, दो झंडे इसलिए इन्होंने मिला के बना दिया है। और नेपाल का झंडा है, ये अलग ही शेप है इसकी, है आप देख सकते हैं। इस झंडे की कोई इसका सानी नहीं है, ये अलग ही एक झंडा है। तो अब हम चलते हैं, अब आते हैं हम अपने देश में, है हालांकि 5 मिनट ही रह गए हैं, फिर भी हम थोड़ा सा टच करेंगे, फिर इसको अगले सेशन में हम करेंगे। बहुत मजेदार चीज है, थोड़ा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, क्योंकि अब अपने देश का इतिहास है। अभी तक मैंने आपको पूरा दिखाया कि झंडों की शुरुआत कैसे हुई, झंडों का क्या अहमियत हुआ है, हमारे इतिहास में माइथोलॉजी में झंडों का क्या प्रचलन रहा है, हमारे देश में कैसा रहा है, झंडों का महत्व क्या है मैंने आपको बताया, झंडे क्यों जरूरी है हमने बताया, झंडों से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मैंने दिखाए कि हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं जो झंडों से रिलेटेड है वो मैंने आपको दिखाई, और कैसे धर्म, कल्चर इन झंडों को अफेक्ट करता है वो हमने देखा। ये सब देखने के बाद अब हम आते हैं अपने देश पे। तो हमारे देश का इतिहास में झंडा मैंने आपको बताया मुगलों से पहले उस सब में से था, पर जो अब हमारे तिरंगे झंडे की कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं अंग्रेज लोग हमारे देश में आए हैं, और ये सबसे पहला हमारे देश में जो अंग्रेज आदमी आया उसका नाम था जेम्स लैंकेस्टर। ये 1601 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी वो 1600 में बनी थी, है ना। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड में बनाया गया था, और वो पहले 1601 में उन्होंने जेम्स लैंकेस्टर को भेजा, क्योंकि उस समय यूरोप में बड़ी होड़ लगी हुई थी। पोर्चुगीज पहुंच चुके थे इंडिया में पहले हमसे, इनसे, और फ्रांच लोग जो है दक्षिण भारत में आ चुके थे। तो इनको लगा कि हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई देश की तरफ से नहीं था, ये एक प्राइवेट कंपनी थी। जैसे हमारे देश में रिलायंस कंपनी है ना, ऐसे कंपनी थी
जो कि कई लोगों ने पैसा लगा के बनाया था, इसके शेयर खरीदे थे और एक कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो उन्होंने एक आदमी को भेजा, जेम्स लैंकास्टर को, तुम जाके इंडिया के बारे में देख के आओ भाई क्या हिसाब किताब है। तो इसने जब वहां गया तो इसने रास्ते में पोर्चुगीज जहाजों को लूट लिया एक आध को, और वहां से जाके इसने बताया कि भैया वहां तो बड़ा बढ़िया सिस्टम बन सकता है कंपनी के बारे में। और उन्होंने उसके बाद 1612 में थॉमस रो, सर थॉमस, सर उसको उपाधि दे दी गई, फिर है ना, उपाधि दे दी गई क्योंकि बड़ा अच्छा काम किया भैया आपने। ये जहांगीर के कोर्ट में, जहांगीर के दरबार में 1612 में आए और इन्होंने बोला साहब हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, हमारी कंपनी है और हमारे राजा जेम्स वन, जेम्स जो पहला जेम्स राजा था, जेम्स वन, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, उनकी तरफ से मैं आपकी तरफ से चिट्ठी लाया हूं। तो जहांगीर सिंह बड़े खुश हो गए, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने भी उसको चिट्ठी लिखी जेम्स वन के लिए, उसके हाथ में एक पत्र दिया जेम्स वन को देने के लिए कि आप जाके मेरी तरफ से भी ये पैगाम राजा को देना, अपने राजा को, और आप यह व्यापार कर सकते हो। और उन्होंने उनको सूरत में, सूरत जो आजकल गुजरात में है, उस इलाके में अपनी फैक्ट्रियां लगाने का अधिकार दे दिया। तो ये पहला, यहां से हम देखते हैं उन्होंने यहाँ पे पैर रख दिया, एक बिजनेस के तौर पे, व्यापार के तौर पे यहाँ ये आ गए। और इस कंपनी का पूरा इतिहास में तो हम जाएंगे नहीं कि कैसे कैसे आगे हुआ, पर हम देखते हैं कि झंडे के ऊपर हम चल रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको इंग्लैंड का झंडा दिखाई दे रहा है ना, इंग्लैंड का झंडा दिखाई दे रहा है, और इनके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निशान था, है ना, ये निशान था ईस्ट इंडिया कंपनी का, दो शेर दोनों तरफ से, और इंग्लैंड का झंडा पकड़ा हुआ है, रानी का मुकुट भी है, और उसके ऊपर ये एक नाइट का वो भी बना हुआ है। और ये इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का 1698 में, यानी कंपनी देखिए 1600 में बनी, 1698 में जाके ये कोट ऑफ आर्म्स बोलते हैं, यानी उनका एक चिन्ह बन गया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का चिन्ह है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो उनका ये फ्लैग था। तो ये 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्लैग आपके सामने है, जिसमें आप यूनियन जैक भी देख रहे हैं और कंपनी का निशान भी देख रहे हैं। तो ये पहला फ्लैग है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में लगाया। उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ी जबरदस्त घटना हुई। घटना क्या हुई कि हमारे देश में इन लोगों ने, अंग्रेजों ने धीरे 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 करके, आप सब जानते हैं कैसे प्लासी की लड़ाई जीती, फिर उसके बाद बक्सर की लड़ाई जीती, और किस तरह से मुगल्स को और अवध के राजा को और जो पूरे इलाके को इन्होंने जीत लिया और मुगल एम्पायर को लगभग बैठा दिया, घुटनों पे टिका दिया। मराठा एम्पायर जो बड़ा एम्पायर उस टाइम बहुत शक्तिशाली था, वो भी मराठा वॉर्स की वजह से वो भी धीरे धीरे आपस में टुकड़े हो गए और बंटने लगा और वो कमजोर हो गया। तो पूरी तरीके से पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया। और इन्होंने क्या किया, अपनी सेना में हिंदुस्तानियों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। और किनको रिक्रूट करते थे, जो कि ऊंची कास्ट के लोग होते थे, ब्राह्मण्स को, राजपूत को, और सबसे ज्यादा जो मुसलमान होते थे मुसलमानों को, और ज्यादातर गोरखा, सिख और पठान और ब्राह्मण लोग, राजपूत लोग, इनको इन्होंने अपनी अपनी सेनाओं में भरना शुरू कर दिया। अब समस्या क्या हुई, पहली बात तो ये हुई कि हमारा समय हो गया है खत्म, मैं जल्दी से थोड़ा सा बता देता हूं आपको, फिर हम बंद करेंगे आज यहाँ। तो समस्या क्या हुई कि जो अंग्रेज लोग थे उनको तनख्वाह ज्यादा मिलती थी और जो हिंदुस्तानी सोल्जर्स थे उनको तनख्वाह कम मिलती थी। दूसरी बात, इंडियन सोल्जर्स को सूबेदार से ऊपर, यानी एक थानेदार 2 स्टार से ऊपर, उसको यानी हवलदारी मान लीजिए, उससे ऊपर जाने का उसको अधिकार ही नहीं था, है ना। और सारे ऑफिसर रैंक जो थे वो अंग्रेजों के पास होते थे, तो ये नीचे ही रह जाते थे। इनका मैस अलग था, इनको कोई पूछता नहीं था, इनको बड़ा धत्कार के देखा जाता था, नीचा समझा जाता था। और साथ में साथ एक गलती और हुई इनसे, एक उस टाइम एक एनफील्ड नाम की कंपनी, जो हमारी बुलेट कंपनी है ना, जो बुलेट बनाती है, उसी कंपनी ने एक राइफल बनाई थी। उस राइफल में क्या था, उस समय में क्या था, बारूद को ऊपर से डाल के ठोका जाता था, फिर एक कागज का डाल के, गोली डाल के, फिर एक कागज से ठोका जाता था और फिर फायर किया जाता था।
तो लड़ाई में अक्सर क्या होता था, बारिश की वजह से, और भारत में क्योंकि मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, और कलकत्ता साइड में लड़ाइयां होती थी उस जमाने में, तो वो बारूद भीग जाता था। तो उन्होंने एक नई राइफल बनाई जिसमें कि बारूद जो था आपको एक पैकेट के अंदर अलग से मिलेगा, है ना। आपको क्या करना है, उसको फाड़ना है मुंह से और उसको बैरल के अंदर डाल के कर देना। आपको उसमें ज्यादा कागज डाल, ये डाल, वो डाल करने की जरूरत नहीं है, और बारूद भीगे ना, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर चर्बी लगा दी। अब वो चर्बी किसकी थी, गाय की और सुअर की, ठीक है। अब गाय की और सुअर की चर्बी इसलिए लगा दी कि वो उस पर चर्बी रहेगी तो पानी अंदर जाएगा नहीं और वो बारूद खराब होगा नहीं। पर इससे एक देश में, हमारे देश में, क्योंकि ना मुसलमान सुअर को बड़ा बुरा मानते हैं और हिंदुओं के लिए गाय बहुत पवित्र थी, तो ये एक बड़ा एक क्लैशिंग पॉइंट बन गया। एक बहुत ही ज्यादा यहाँ पे दोनों कौम जो थी बिल्कुल अगेंस्ट हो गई, और यहां शुरू होती है 1857 की रिवोल्ट। इसको हम देखेंगे अगली बार, क्योंकि आज हमारा सेशन का टाइम हो गया। तो बताने को बहुत कुछ था, पर आज हम यहां तक रुके हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको बाय बाय।